तेजवीर के दिमाग में एक बात घर गई थी कि बानी को हॉस्पिटल में खतरा हो भी सकता है, नहीं तो डॉक्टर के भेष में गुंडे क्यों आते। कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता जरूर लगाना होगा। इन्हीं सोच में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आया और बानी के साइड के दरवाजा खोलकर उसे बाहों में लेकर हॉस्पिटल में आ गया। अगले कुछ मिनटों में बानी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। बिना एक पल देरी किए ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी थी। तेजवीर इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखते हुए बहुत ही गहरी सोच में डूब गया था। तभी तेजवीर के खास बॉडीगार्ड्स एडेन कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। तेजवीर बिना पीछे मुड़े ही कहा, एडेन जल्द 5 मिनट में सिक्योरिटी टाइट कर दो और हर एक इंसान पर नजर रखना। जी बॉस, कहकर एडेन वहां से चला गया। एडेन जाने के बाद तेजवीर राघव को हाथों हाथ कॉल कर दिया। अब वो ये नहीं चाहता था कि इस मामले में कोई देर ना हो। सामने से राघव भी कॉल उठा लिया। हेलो बॉस, राघव ने कहा। तेजवीर गहरी आवाज में कहा, जल्दी से जल्द इसके बारे में पता लगाओ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। सब कुछ मतलब कब कुछ, वो भी 10 मिनट में। राघव ने कहा, यस बॉस। इतना सुनते हैं तेजवीर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी कॉरिडोर में कई सारे ब्लैक यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड्स आकर अपने अपने पोजीशन पर खड़े हो गए। एडेन आकर कहा, बॉस सब अरेंज हो गया है। एडेन, उन लोगों को क्या करना है? यू नो एवरीथिंग, तेजवीर ने कहा। उसकी नजर अभी भी इमरजेंसी के वार्ड की तरफ ही थी। एडेन अपने बॉस की बातें मानकर वहां से चला गया। तभी वार्ड में से डॉक्टर बाहर आते हुए तेजवीर से कहा, सर पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत ही गहरी बेहोश की दवा दी गई है। फिर भी हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया है लेकिन होश में आने में समय लग सकता है। डॉक्टर की ऐसे बेतुकी बातें सुनकर तेजवीर गुस्से में आ गया, लेकिन उसने उस पर गुस्सा नहीं निकला बल्कि उसे बाज जैसे आंखों से घूरने लगा, मानो उस डॉक्टर के अंदर झांकर देख रहा हो कि ये डॉक्टर है भी या नहीं। एक तेज तरार आदमी पूरी दुनिया उसे देखकर डर के मारे कांपने लग जाए और एक ही नजर में वो सामने वाले का असलियत औकात को पहचान ले। आज वो इतना कमजोर पड़ गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान सही है या गलत। तेजवीर इसके बारे में ना सोचकर वो सीधे बानी को दूसरी ओर शिफ्ट करना ही सही समझा। उसने सीधे डॉक्टर मनीष को कॉल लगा दिया। 1-2 रिंग होने के बाद सामने से मनीष भी जल्दी से कॉल उठा लिया। हेलो, मनीष ने कहा। कहाँ हो? तेजवीर ने पूछा। हॉस्पिटल, मनीष ने कहा। ठीक है, बानी को लेकर आ रहा हूं, तेजवीर ने कहा। इतना कह हर बिना मनीष की बात सुने ही कॉल काट दिया। ठीक 40 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय करके हॉस्पिटल पहुंच गया। रॉयल सिंह के अंडर में था, यानी तेजवीर के अंडर में। जैसा नाम वैसा ही हॉस्पिटल का सिस्टम। ये हॉस्पिटल रॉयल लग्जूरियस, हर एक फैसिलिटी। अलग अलग देशों के डॉक्टर्स भी यहाँ काम के सिलसिले में यहाँ पर आ जाया करते थे। रॉयल सिंह नाम से कई सारी हॉस्पिटल के ब्रांचेज मौजूद हैं इंडिया में और इंटरनेशनल में भी। इस हॉस्पिटल का एमडी मनीष अग्निहोत्री ही था, जो तेजवीर का बचपन दोस्त है। मनीष एक बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर था, साथ ही डॉक्टर में जीनियस भी, जो तेजवीर सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान। एक सच ये भी था कि मनीष एक अनाथ बच्चा था। जब वो 8 साल का था तब से वो अनाथ हो गया था। रिश्तेदार तो थे लेकिन नाम के वास्ते थे, लेकिन असलियत में मनीष का परिवार तेजवीर ही था। जब मनीष ने सुना कि तेजवीर बानी को लेकर आ रहा है, वो तो एक पल के लिए डर ही गया था। जैसे ही तेजवीर बानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, मनीष भागकर आया। उसके साथ कुछ फेमस डॉक्टर भी उसके साथ आए। बानी की हालत देखकर मनीष बोले, तेजवीर उसे इस वार्ड में लेकर आओ। ये भी एक इमरजेंसी वार्ड था। ये रूम देखने में किसी 5 स्टार होटल के कमरे से काम नहीं था। हर एक सुख सुविधा थी इस कमरे में। तेजवीर बानी को लेकर बेड पर लेटा दिया और खुद मनीष ही आगे बढ़कर बानी को चेकअप करने लगा। तेजवीर बाहर वही बैठा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगा। तेजवीर कॉल को बिना देखे ही उठा लिया। सामने कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। राघव ने कहा, बॉस, इन सब के पीछे कौन है ये पता चल गया है। तेजवीर अभी भी गंभीर होकर राघव की सारे बातें सुन रहा था। जैसे जैसे वो राघव की बातें सुन रहा था वैसे ही उसका चेहरे का भाव बदलते जा रहा था। राघव की सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, डार्क चैम्बर में बंद कर दो। ओके बॉस, राघव ने कहा और अपना फोन रख दिया। तेजवीर का चेहरा अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। मनीष बाहर आया और तेजवीर के पास आकर कहा, बानी को हाई डोज बेहोश की दवा दी गई थी, जिस वजह से उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिस वजह से कुछ दिन तक कमजोरी रहेगी। उसको समय समय पर खाना और मेडिसिन देते रहना और कुछ दिन तक यही हॉस्पिटल में रहेंगे तो और भी अच्छा होगा।
ताकि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेगी तो हमें और तुम्हें भी टेंशन फ्री रहेगा। तेजवीर मनीष की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। मनीष ने देखा कि तेजवीर कुछ परेशानी और गुस्से में है। ये देख मनीष ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान और गुस्से में लग रहे हो? तेजवीर मनीष को देखकर गंभीर से कहा, कोई बानी को मारना चाहता है क्या? मनीष एकदम से चौंक कर कहा, हाँ, वो भी उसका हॉट सर्जरी करके। तेजवीर मनीष से कहा। मनीष ने जब ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई और हैरानी से कहा, क्या दिल चुराकर हॉट सर्जरी करवा के बानी को मारना चाहता है? लेकिन क्यों? कौन ये सब करना चाह रहा है? ये सुन तेजवीर ने कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी कॉरिडोर से कदमों की आवाज आने लगी। जब तेजवीर और मनीष दोनों मुड़ कर देखा तो सामने सिंह परिवार से तेजवीर की दादी मिसेस कविता सिंह, दामोदर सिंह, गौतमी, अरुणिमा और दीपेंद्र आ रहे थे। उन्हें कुछ घंटे पहले ही बानी की तबीयत के बारे पता चल गई थी। बिना देरी किए परिवार से बड़े लोग बानी से मिलने आ गए। तेजवीर ने जब अपने माँ पापा, बड़ी माँ, दादा दादी जी को देखा, वो थोड़ा अपने आप को शांत करके एक गहरी सांस लेकर उनके तरफ भाग गया। कविता उसके पास आकर बोली, तेज, बानी अब कैसी है? ये सब हुआ कैसे? तेजवीर ने कहा, दादी माँ, मैंने अभी तक बानी से नहीं मिला हूँ, अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रही है, बेहोश में है। उसकी बात सुनकर वे सभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर से ही उस गिलास के विंडो से देखने लगे। बानी मशीन से घिरी पड़ी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी हॉट बीट तो ठीक ठाक तो चल रहा था, लेकिन तेजवीर की दिल बानी की ऐसे हालत देखकर बहुत ही दर्द कर रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल में भी अजीब सी दर्द उठ रहा था। मिस्टर दामोदर तेजवीर के पास आकर पूछा, तेजवीर ये सब हुआ कैसा? कौन थे वो लोग? अपने दादाजी के सवाल सुनकर तेजवीर का चेहरा और भी ज्यादा गहरा हो गया। अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इससे पहले मुझे एक बार बानी से बात करनी है। इसलिए दामोदर भी समझ गए कि हो ना हो कुछ तो बात है, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, हाँ में सिर हिलाकर बैठ गए। समय बीतता गया। सेकंड राउंड चेकअप के लिए मनीष आया। उसे आता देख तेज ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये देख मनीष कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिला दिया। दोनों ही अंदर चले गए। मनीष बानी को चेकअप करने लगा। वही खड़ा तेजवीर चुपचाप बानी को ही देख रहा था। बानी का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। कुछ देर तक बानी को देखने के बाद तेज बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा कि घरवाले उसे ही देख रहे हैं तो अपनी माँ गौतमी के पास जाकर कहा, मॉम मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, क्या आप प्लीज यहाँ रुक सकती है? अपने बेटे की बात सुनकर वो बोली, ठीक है बेटा, लेकिन बानी को होश आ गया और तुम्हारे बारे में पूछने लगी तो क्या करूं? तब तक मैं आ जाऊंगा। अगर उससे पहले ही उसको होश आ गया तो कह देना कि कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया है, कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। ठीक है बेटा, गौतमी बोली। तेजवीर हॉस्पिटल से निकलकर चला गया। उसके चेहरे पर बहुत भयानक एक्सप्रेशन इस वक्त दिखाई दे रही थी। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगा। थोड़ी देर में सामने वाला इंसान कॉल उठा भी लिया। मैं आ रहा हूं, इतना कहकर कॉल काट दिया। कश्यप मैंशन महेश परेशान होकर यहां से वहां घूमे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में पड़ गए हो। वैसे महेश का कैरेक्टर को देखकर ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई हरकत या षड्यंत्र करता ही रहता है, पर इस बार क्या होने वाला था इसके साथ ये किसी को भी पता नहीं। महेश परेशान में उसका दिल बैठा जा रहा था। महेश को इतना परेशान होता देख रूपाली उसके पास आते हुए बोली, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा रूपाली? महेश थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रूपाली उसकी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोली, देखिए अगर बानी को कैसे पता होगा कि उन गुंडे को हमने ही भेजे हैं? अगर पता भी चला तो उनके पास क्या सबूत है? देखिए आप इसके बारे में आप ज्यादा परेशान ना होइए। रूपाली की बात सुनकर महेश और भी ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से में झलाते हुए कहा, रूपाली तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? अगर बानी को पता चले या ना चले इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके साथ तेजवीर है, पता है ना इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी बर्बादी। रूपाली ने जब ये सुना तो उसको याद आया कि अब बानी अकेली नहीं है, उसके साथ तेजवीर भी है। ये याद आते ही उसका भी हाल बेहाल हो गया। दूसरी तरफ तेजवीर एक सुनसान जगह पर आ गया। ये एक सुनसान जगह था। वहां ना कोई घर था और ना कोई इंसान, बस कुछ ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रही थी। तेजवीर अपना गाड़ी को थोड़ा आगे लाकर दाहिने की ओर मोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा दीवार दिखाई दी।
जल्दी से गाड़ी से उतरकर कुछ कदम चलकर उस दीवार के सामने रुक गया। ये दीवार ईंट की दीवार जैसे लग रही थी, लेकिन ऐसी नहीं थी, बल्कि मजबूत पत्थर का था, लेकिन पत्थर का रंग ईंट जैसा था, ताकि ये कोई दीवार बस मामूली सा हो। तेजवीर बहने की तरफ एक पत्थर को हल्का सा दबाया, जिसे बहने की तरफ एक छोटा सा बायोमेट्रिक्स मशीन निकला। तेजवीर अपना फिगर को रखकर फाइनर प्रिंट दिया। अब सीधे ऊपर की तरफ एक और पत्थर को दबाया, जिसे इस बार दाहिने की और फेस स्कैनिंग मशीन निकला। तेजवीर अपना फेस को स्कैनिंग करने के लिए आगे किया। इस दीवार की एक खासियत ये थी कि ये जो भी पत्थर तेजवीर ने दबाया था सब एक जैसे थे, बल्कि पूरे दीवार एक जैसे पत्थर थे, ना छोटा ना बड़ा और ना ही अड़ा टेढ़ा, एक जैसा रंग। ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें कौन सा पत्थर दबाने से टेक्निकल मशीन ओपन होता है, लेकिन गलती से भी गलत पत्थर दबा दिया तो पूरे दीवार करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा कोशिश करने पर उस इंसान की मौत भी हो सकती थी। तेजवीर आखिरी में अपना सीक्रेट पासवर्ड डालकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया। तेजवीर चाहता तो वो बिना कोई सिक्योरिटी पासवर्ड डाले ही बड़े ही आराम से जा सकता था, लेकिन वो आज ये सब करके जाने का एक और कारण भी था। वो कारण क्या था वो बस तेजवीर ही जानता था। सामने जो बादशाह दीवार था अब वो स्लाइड होकर हटने लगा। जैसे वो दीवार पूरी तरह हट गया, सामने एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई दी। इस दरवाजे से अंदर जाना होता तो यहाँ पर पूरी बॉडी स्कैनिंग करना पड़ता था, जिसे ग्रीन सिग्नल का अप्रूवल मिलना जरूरी था। वार्नर रेड सायरन बजाना शुरू हो जाता था। इतना बड़ा टाइट टेक्निकल सिक्योरिटी को सेट करवा गया था। तेजवीर अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स में बना हेडक्वार्टर्स में आ गया। इस अंडरग्राउंड में बना हेडक्वार्टर्स पूरी तरह से टेक्निकल से बना हुआ था। इस हेडक्वार्टर्स को डार्क चैम्बर नाम से जाना जाते थे। यहाँ पर कई सारे लोगों की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। तेजवीर ने देखा सभी लोग अपने अपने ट्रेनिंग में बिजी है। यहाँ पर यही खासियत है, तेजवीर के जितने भी लोग इस वक्त मौजूद थे सभी लोग अपने काम पर ही व्यस्त थे। तेजवीर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा रूल्स खुद तेजवीर ही तो बनाया गया था। उसके अंडर में लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। ये अंडरग्राउंड इतना बड़ा था कि इसमें ही अलग अलग डिपार्टमेंट बना गया था। ट्रेनिंग सेक्शन, मीटिंग सेक्शन, सिलेक्शन सेक्शन, डो एंड डाई सेक्शन, टीम वर्क सेक्शन, हैकर डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, इसी तरह और अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे। यहाँ के हर एक इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एक इंसान के पीछे कम से कम 10 करोड़ तक खर्च होता था। हो भी क्यों ना हो, यहाँ से ही बेस्ट बॉडीगार्ड्स बनकर तैयार होते थे। सभी लोग ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट्स थे और भी नए ज्वाइनिंग हो भी रहे थे। ये सब देखते हुए तेजवीर अपने मैन चैम्बर यानी किंग ऑफ लैंड, अपनी खुद की डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। तेजवीर अपनी कैबिन में आकर बैठ गया। तेजवीर आने से पहले ही कैबिन में राघव मौजूद था। सीधे मुद्दे पर आते हुए तेजवीर बोला, उन लोगों ने कुछ बताया? बॉस महेश के आदमी अपनी गलती तो एक ही वार में अपना मुंह खोल दिया है, लेकिन उस बंगले के पास जो दूसरे गैंग के लोग छुपे हुए थे वे लोग बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे, राघव ने कहा। उसकी बात सुनकर तेजवीर सीधे उठते हुए कहा, मुंह नहीं खोल रहे तो फिर से उन्हें मेहमान नवाजी करो, जब तक करो तब तक उसकी जान चली ना जाए। इस वक्त उसके चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेस दिख रहा था। तेजवीर राघव के साथ साथ कैबिन से बाहर चला आया। राघव तेजवीर के साथ ही चल रहा था। राघव तेजवीर से कहा, बॉस, मैंने कुछ कैंडिडेट्स को हायर किया है जो मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट है, उनमें से कुछ फीमेल भी सेलेक्ट किया है, आप एक बार देख लीजिए। तेजवीर राघव की बात पर हाँ में भरते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एडेन पर पड़ी, जो कुछ वेल ट्रेनेड मार्शल आर्ट्स बॉडीगार्ड्स की टीम बना रहा था। तेजवीर एक आवाज दी, एडेन। एडेन अपने बॉस की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो तेजवीर उसे हाथ से इशारा करते हुए आने को कहा। ये देख एक पल बिना देरी किए जल्दी से तेजवीर के पीछे पीछे चला गया। आज एडेन को भी पता चल गया था कि तेजवीर क्या करना चाह रहे हैं। राघव और एडेन दोनों ही तेजवीर के पीछे पीछे डार्क ऑफ चैम्बर में आ गए। ये चैम्बर पूरी तरह से अंधेरा था, वहां मौजूद एक इंसान को देखना बहुत मुश्किल था। साथ ये चैम्बर भी बहुत ज्यादा डरावना भी। अच्छे ताकतवर इंसान को भी इस डरावनी अंधेरे कमरे में भी डर के मारे हालत ही खराब हो जाए। तेजवीर तेज कदमों के साथ एक कमरे में चला गया। जब उसने अंदर आकर देखा तो सामने 10-12 लोग एक बड़े से रोड से लोहे की झांझीरे के द्वारा बंधे गए थे। उन लोगों की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों बहुत बुरी तरह से टॉर्चर की गए हो। उस कमरे में रखा एक खुर्ची को उठाकर गुंडों की लीडर दसू के सामने लेकर रख दिया। जैसे ही दासू के कानों में खुर्ची रखने की आवाज आई उसने हल्की सी आंखें खोली। उसका हालत कुछ ठीक नहीं था।
उसकी आंखें खून से लथपथ होने के वजह से ठीक से नहीं खुल रही थी। ये देखकर तेजवीर अपना हाथ एडेन की तरफ बढ़ाया। एडेन भी समझ गया, जल्दी से एक जग उबलता हुआ पानी ले आया। तेजवीर के हाथों में देकर फिर से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन दासू समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसने अपनी आंखों को जबरन से बड़ी बड़ी करके खोली। ये देख तेजवीर अपनी हाथ में पकड़ा हुआ जग का पानी को बगल में रख दिया। अब बोल सब कुछ मतलब सब कुछ, तेजवीर अपनी कड़क आवाज में कहा। उसकी ऐसी आवाज सुनकर दासू और उसके साथी का हाल और भी ज्यादा डर के मारे कांपने लगे। दासू डरते हुए कहना शुरू किया, जी, हमें ये काम मिस्टर कश्यप ने ऑर्डर दी थी कि उस लड़की को किडनैप कर ले, इसलिए हमने किडनैप कर ली। इसके लिए हमें 50 लोग दिए गए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ डॉक्टर्स भी आएंगे, लेकिन डॉक्टर्स क्यों आने वाले थे या आए थे, इसका कारण हमें नहीं पता साहब। हमने एक बार पूछा था कि डॉक्टर्स को क्यों आने वाले यहाँ, उन्हें बुलाएंगे तो हमारे गैंग पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं बोले, बस मुझे किडनैप करने को कह दिया। और उस लड़की को बहुत ही गहरी बेहोश करना है, ये भी कहा था। किसी भी हालत में या किसी भी आवाज से वो ना ही उठ पाए। साहब वो दवा कौन सी थी और कहाँ से लाए थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो दवा मिस्टर कश्यप ने ही दी थी। हम तो छोटे मोटे किडनैपर से हैं, 10 लाख तक ही हम टारगेट का अमाउंट लेते हैं, लेकिन इस बार 50 लाख का टारगेट होने के वजह से हमने ये काम ले लिया। उसकी बात सुनकर तेजवीर अपनी चील जैसे गहरी आंखों से दासू को देखते हुए पूछा, वो डॉक्टर्स कौन थे? हालांकि तेजवीर को सब कुछ पता था, लेकिन वो बस गुंडा दासू का सही और झूठ पकड़ने के लिए सवाल किए जा रहा था। साहब वो डॉक्टर्स कौन थे और कहां से आए थे हमें नहीं पता, वो लोग भी बस मिस्टर कश्यप से ही डील कर रहे थे, दासू डरते हुए कहा। तेजवीर इतना सुनते ही वहां से उठकर कमरे से बाहर जाते हुए अपनी हाथों से क्रॉस सिंबल का सिग्नल देकर बाहर चला गया। वही ये एक्शन राघव और एडेन अच्छे से समझ गए। राघव और एडेन दोनों एक दूसरे को देखकर हाँ में सर हिला दिया, और राघव भी वहां से तेजवीर के पीछे पीछे चला गया। वही एडेन अपनी टीम को बता दिया क्या करना है, वो भी कमरे से बाहर चला आया। जैसे उसने बाहर आया, उस कमरे में गोलियां चलने की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज उठी। तेजवीर के चेहरे से साफ पता चला रहा था कि अब वो किसी को भी नहीं बख्शने वाला था। आज तेजवीर साक्षात यमदूत काल बनकर धरती पर आया हो। तेजवीर वहां से चलकर सीधे डार्क डेथ ऑफ चैम्बर के दूसरे कमरे में आ गया। इस कमरे में वही 4 डॉक्टर्स अदमारी हाल में झांझीरों से घिरे पड़े थे, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन गुंडों से कम खातिरदारी हुई हो, क्योंकि ये लोग अच्छा खासा होश में थे। तेजवीर आकर उन चरों के सामने बैठ गया। तेजवीर एक तक उन चारों को एक एक करके देखने लगा। धीमी लेकिन खतरनाक तरीके से कहा, बोलोगे या पहले पानी पिलाओ? जैसे ही पानी पिलाने की बात सुनी, वे चारों जल्दी जल्दी में हाँ में सर हिलने लगे, लेकिन बेवकूफ उन्हें क्या पता सामने बैठा ये डेविल कौन सी पानी को पिलाने की बात कर रहा था, उन्हें क्या पता। ये देखकर तेजवीर एक खतरनाक लुक देखकर अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाया। राघव जल्दी से एक जग उबलता हुआ पानी लाकर दिया। ये देख वे चारों खुश हो गए, लेकिन पानी का जब एल्यूमिनियम होने के वजह से उन लोगों को पता नहीं चला कि इसके अंदर पानी जो है क्या ठंडा है या गर्म या उबलता हुआ। खैर अब उन लोगों को थोड़ी देर में पता चलने वाली थी। तेजवीर बिना देरी किए वो पानी सबके चेहरे पर एक एक जग का उबलता पानी को उनके चेहरे पर धीरे धीरे से डालने लगा, ताकि उन्हें एहसास हो उबलता हुआ पानी धीरे से डालने से कैसा महसूस होता है। जैसे जैसे तेजवीर उन पर पानी डाल रहा था, वैसे वैसे पूरे कमरे में चीख चिल्लाने की आवाज आने लगी। पूरे सन्नाटे में बस चिल्लाने की आवाज ही गूंज रही थी। आखिर में उन चारों में से एक आदमी ने कहा, बताता हूं, मैं बताता हूं, प्लस पानी मत डालो। वो आदमी ने अपने आप को ऐसे तैसे संभालते हुए कहा। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल होकर झुलस गया था, फिर भी कैसे भी करके कहना शुरू कर दिया, हमें ये ऑर्डर महेश कश्यप ने दी थी, इसके लिए हमें मुंह मांगी रकम दिया था। इतना कहकर वो खामोश हो गया। इतनी सी बात बड़े मुश्किल से कही थी, लेकिन सामने बैठा तेजवीर अभी भी बड़े ही गंभीर से उसे ही देखे जा रहा था। वो आदमी आगे कुछ ना कहता देख तेजवीर अपनी कठिन आवाज में पूछा, आगे बोलो, उस आदमी ने तुम लोगों को ये ऑर्डर क्यों दी थी, किस लिए दी थी, इससे उससे क्या फायदा होने वाला था, सब कुछ बताओ। लेकिन इस बार बीच में रुक गए तो सीधे यमराज के घर चले जाओगे, याद रखना। उसकी बात सुनकर वे चारों और भी ज्यादा डर गए। वे चारों ने एक दूसरे को देखकर उनमें से एक आदमी ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, वो महेश कश्यप ने कहा था कि उस लड़की की दिल निकालकर उसे सौंपना था, जिसके लिए हमें मुंह मांगी पैसे भी दिए थे।
इतना कहकर वो आदमी हिचकिचाने लगा, लेकिन वो भूल गया था बोलने से पहले तेजवीर ने क्या वार्निंग दी थी। तभी पूरे कमरे में एक गोली की आवाज गूंज उठी। वे तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अपने एक साथी को मरता हुआ देख उनकी सांसें भी अटक गई। वो मरा हुआ आदमी के बगल में बैठा दूसरा आदमी ने जल्दी जल्दी से बोलना शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ। महेश कश्यप ने हम लोगों को ये कहा था कि उस लड़की की हॉट सर्जरी करके उसका हॉट को उसको सौंपना था, ताकि उसकी छोटी बेटी की ऑपरेशन हो सके। इतना कहकर वो चुप हो गया। वही जब तेजवीर ने ये सुना उसका दिल बैठ गया, मानो उसका सारा दुनिया उजाड़ गया हो। वैसे तेजवीर को पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये पता चला कि ऐसा ही होने वाला था, ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा था। अंदाजा लगाना और हकीकत में होना बहुत फर्क तो होता ही है। तेजवीर को इतना सुना ही था कि वहां से उठते हुए क्रॉस का इशारा करते हुए उस चैम्बर से बाहर चला गया। जैसे तेजवीर कमरे से बाहर आया, उस कामे में से दोबारा गोलियां चलने की आवाज आने लगी। तेजवीर तीसरे डेथ ऑफ चैम्बर की ओर जाने लगा। उसके साथ साथ एडेन और राघव भी आ रहे थे। तभी तेजवीर की फोन बजने लगा। तेजवीर तुरंत अपनी मोबाइल को निकलकर स्क्रीन के ऊपर देखने लगा। ये गौतमी का कॉल था। ये देखकर बिना देरी किए कॉल को उठा लिया। हेलो मॉम, बेटा तेज, बानी को होश आ गया है। तुम कब तक आ रहे हो? गौतमी सवाल करते हुए बोली। अपनी माँ की बातें सुनकर तेजवीर तुरंत वहां से निकलते हुए कहा, जी मॉम, बस 10 मिनट्स में पहुंच रहा हूं, कहकर कॉल काट दिया। राघव की ओर देखते हुए कहा, राघव, एडेन न्यू टीम बनाई थी, उसका फाइल लेकर आ जाना और आगे क्या करना है तुझे पता है? यस बॉस, राघव ने कहा। बिना देरी किए तेजवीर अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तेजवीर लगभग 10 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच गया और जल्दी से गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। एक पल देरी किए बगैर वो जल्द से जल्द बानी के पास जाना चाहता था। इसके लिए उसका दिल कितना बेचैन हो रहा था ये तो बस वही जानता था। यहाँ वार्ड में बानी के पास दामोदर, कविता, गौतमी, अरुणिमा, दीपेंद्र बैठे हुए थे। बानी को तो होश आ गया था, लेकिन बात करने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। फिर भी घर के सभी सदस्य बानी से बातें करते हुए उसको थोड़ा अच्छा फील करवाने लगे थे, ताकि वो कुछ बुरा ना सोचे। और हुआ भी ऐसा ही। घर वालों से बातें करते हुए उसे याद ही नहीं रहा था कि एक दिन पहले उसका कोई किडनैप हुआ था। घर वालों की बातें सुनकर बीच बीच में हंस भी रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। जब सबने उस ओर देखा तो सामने तेजवीर खड़ा हुआ था। वो सीधे अंदर आ गया। उसका एक हाथ ट्राउजर के जेब में था। उसके चेहरे पर कठोर के अलावा और कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद भी उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तेजवीर को आता हुआ देख सभी लोग बानी से बड़े ही प्यार से बातें करके उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। लेकिन कविता और दामोदर दोनों तेजवीर के पास आकर कविता बोली, तेज, बानी बेटा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गई तो तुम उसे ओल्ड मैंशन में ले आना। वो वहां अपने परिवार में रहेगी तो वो अच्छा महसूस करेगी। अकेले रहना सही नहीं है। तुम काम पर बिजी रहते हो और उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। ठीक है दादी माँ, तेजवीर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा। दामोदर और कविता दोनों एक साथ तेज को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। उन दोनों को जाने के बाद पूरे कमरे में शांति पसर गई। मिस्टर दामोदर और कविता वहां से जाने के बाद तेजवीर बानी की तरफ देखने लगा। बानी अपनी अपनी कमजोर चेहरे के साथ उसे ही देख रही थी। दोनों तरफ से शांति पसरी हुई थी। तेजवीर धीरे से चल के बानी के पास रखी हुई चेयर के ऊपर बैठ गया। वही जनता था कि बानी को इस हालत में देखकर उसका दिल कितना दर्द कर रहा था। वो बस बानी के कमजोर पड़ी चेहरे को देखे जा रहा था। तेजवीर को ऐसे देखते हुए पाकर बानी अपनी कमजोर आवाज में बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तेजवीर अपनी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं। कुछ पल खामोशी के बाद तेजवीर आगे कहा, वैफी, मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहना। जो कोई भी बात है तो मुझे कहो। सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इतना कहकर वो बानी की आंखों में देखने लगा। बानी भी उसकी आंखों में देखने लगी। वो अच्छी तरह से समझ रही थी कि तेजवीर उससे क्या कहना चाह रहा है। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। अपनी धीमी कमजोर आवाज में बोली, हबी, मैं भी आपको खोना नहीं चाहती, और ये भी सच है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर बानी चुप हो गई। उसका गला सूखने के वजह से उसके मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकल रही थी। तेजवीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, तुम पहले ठीक हो जाओ, बाद में हम बात करेंगे। थोड़ा पानी पियोगी?
बानी तेजवीर की ओर देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। तेजवीर उसके माथे पर किस करके टेबल के पास जाकर एक गिलास पानी लेकर आया। बानी को बड़े ही ध्यान से पानी को पिलाने लगा। पानी पीने के बाद तेजवीर उसे सुलाने के लिए बेड को थोड़ा नीचे बेंड करने लगा। तभी बानी बोली, नहीं, मुझे बैठना है, आपके से साथ बैठकर बातें भी करनी है। ये सुनकर तेजवीर फिर से बेड को ऊपर की ओर करने लगा ताकि बैठने में सहज हो। तेजवीर बानी को सही से बिठाकर वो भी उसके बगल में बैठ गया। इस वक्त उसके मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे। धीरे से बानी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम कुछ बात करना चाहती थी। तेजवीर की बातें सुनकर बानी अंदर ही अंदर झिझक रही थी, फिर भी मन को शांत करते हुए बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वो मैं ये कह रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया है। उसकी बात सुनकर तेजवीर बिना देरी किए अपनी मोबाइल निकालकर एक एक मैसेज टाइप करके रख दिया। पूरे कमरे में शांति पसरी हुई थी। बानी अभी भी तेजवीर को ही देख रही थी। तेजवीर बीच बीच में अपनी मोबाइल में मेल चेक रहा था। उसे अपनी ऊपर किसी की नजर तपती हुई देखकर वो अपनी नजरें उठाकर देखा। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तेजवीर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा। बानी एक गहरी सांस लेकर कहा, हबी, आई एम सॉरी। सॉरी, किस बात के लिए? तेजवीर ने पूछा। बानी ने अपनी गले को ठीक करते हुए बोली, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए। उसको ऐसे कहता हुआ देख तेजवीर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस एक टक उसे ही देखने लगा और बानी को आगे कहने का इंतजार करने लगा। बानी कुछ कहती उसे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला। राघव खाना लेकर अंदर आ गया। तेजवीर राघव के हाथ से लाया हुआ खाना लेकर वहीं पर रखी हुई छोटे से टेबल पर रख दिया। राघव पहले ही कमरे से बाहर चला गया था। तेजवीर बानी के लिए खाना एक प्लेट में निकालकर उसके पास ले आया। कुछ घंटे बाद तेजवीर बानी को खाना खिलाने के बाद उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। तुम आराम करो, मैं थोड़ा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहकर वार्ड के कमरे से बाहर चला गया। बानी बस उसे जाता हुआ देख पा रही थी। बानी छत को देखती हुई सोचने लगी। उसे याद आ गया था कि उसकी किडनैप किसने की थी और क्यों की थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक टक छत को देखे जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद वार्ड का कमरा खुला। तेजवीर अंदर आया और देखा कि बानी आंखें बंद करके सोई हुई है। बिना उसे डिस्टर्ब किए जाकर सोफे पर बैठ गया। यहाँ कश्यप परिवार में जो किडनैप की इंसिडेंट होकर 4 दिन बीत गए थे, लेकिन तेजवीर को अभी तक कोई भी एक्शन ना लेता देखकर महेश और उसका परिवार अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। रूपाली ने कहा, देखा महेश, मैंने कहा था ना कि तेजवीर या बानी को किसी को भी शक नहीं होगा। देखा, किसी को भी शक नहीं हुआ है, वरना अब तक तो हमारा जीना खत्म हो जाता। हाँ रूपाली, तुम ठीक कह रही हो, फिर भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि भले ही 4 दिन बीत गए हो लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ है और अब कुछ दिन तक हमें चुप रहना होगा ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। इस बार तेजवीर को पता चल गया तो हमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कुछ दिन तक चुप रहना ही अच्छा होगा। महेश अपनी चाय का एक सिप लेते हुए कहा। उसकी बातों पर रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, पर महेश, हमारी निम्मी का क्या होगा? ये सोचकर महेश ने कहा, डॉक्टर ने कहा है निम्मी के पास और 6 महीने हैं, इन्हीं बीच हमें और मौका मिलेगा बानी पर वार करने के लिए, तब तक हमें शांत रहना होगा। उसकी बातों पर रूपाली हाँ में सिर हिला दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर बानी को चेकअप कर रहा था। रिपोर्ट में सब नॉर्मल देखकर तेजवीर से कहा, मिस्टर सिंह, रिपोर्ट में सब ठीक है और मिसेस सिंह भी ठीक है, आप डिस्चार्ज करवा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर तेजवीर हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर कमरे से बाहर जाते ही एक नर्स आकर डिस्चार्ज पेपर्स की सारी तैयारी करने लग गई। कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज पेपर पर तेजवीर के साइन लेकर वार्ड से बाहर चली गई। वही बानी अपना कपड़ा चेंज करने वॉशरूम में चली गई। बानी को जाते ही तेजवीर अपना फोन निकालकर कॉल करने लगा। कुछ देर तक बात होने के बाद कॉल काट दिया। तब तक बानी भी अपना कपड़ा पहनकर बाहर आ चुकी थी। तेजवीर बानी के पास आते हुए कहा, चले? बानी भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल गए। तेजवीर वहां से चलकर सीधे डार्क डेथ ऑफ चैम्बर के दूसरे कमरे में आ गया। इस कमरे में वही 4 डॉक्टर्स अदमारी हाल में झांझीरों से घिरे पड़े थे, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन गुंडों से कम खातिरदारी हुई हो, क्योंकि ये लोग अच्छा खासा होश में थे। तेजवीर आकर उन चरों के सामने बैठ गया। तेजवीर एक तक उन चारों को एक एक करके देखने लगा। धीमी लेकिन खतरनाक तरीके से कहा, बोलोगे या पहले पानी पिलाओ? जैसे ही पानी पिलाने की बात सुनी, वे चारों जल्दी जल्दी में हाँ में सर हिलने लगे, लेकिन बेवकूफ, उन्हें क्या पता सामने बैठा ये डेविल कौन सी पानी को पिलाने की बात कर रहा था, उन्हें क्या पता।
ये देखकर तेजवीर एक खतरनाक लुक देखकर अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाया। राघव जल्दी से एक जग उबलता हुआ पानी लाकर दिया। ये देख वे चारों खुश हो गए, लेकिन पानी का जब एल्यूमिनियम होने के वजह से उन लोगों को पता नहीं चला कि इसके अंदर पानी जो है क्या ठंडा है या गर्म या उबलता हुआ। खैर अब उन लोगों को थोड़ी देर में पता चलने वाली थी। तेजवीर बिना देरी किए वो पानी सबके चेहरे पर एक एक जग का उबलता पानी को उनके चेहरे पर धीरे धीरे से डालने लगा, ताकि उन्हें एहसास हो उबलता हुआ पानी धीरे से डालने से कैसा महसूस होता है। जैसे जैसे तेजवीर उन पर पानी डाल रहा था, वैसे वैसे पूरे कमरे में चिक चिल्लाने की आवाज आने लगी। पूरे सन्नाटे में बस चिल्लाने की आवाज ही गूंज रही थी। आखिर में उन चारों में से एक आदमी ने कहा, बताता हूं, मैं बताता हूं, प्लस पानी मत डालो। वो आदमी ने अपने आप को ऐसे तैसे संभालते हुए कहा। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल होकर झुलस गया था, फिर भी कैसे भी करके कहना शुरू कर दिया, हमें ये ऑर्डर महेश कश्यप ने दी थी, इसके लिए हमें मुंह मांगी रकम दिया था। इतना कहकर वो खामोश हो गया। इतनी सी बात बड़े मुश्किल से कही थी, लेकिन सामने बैठा तेजवीर अभी भी बड़े ही गंभीर से उसे ही देखे जा रहा था। वो आदमी आगे कुछ ना कहता देख तेजवीर अपनी कठिन आवाज में पूछा, आगे बोलो, उस आदमी ने तुम लोगों को ये ऑर्डर क्यों दी थी, किस लिए दी थी, इससे उससे क्या फायदा होने वाला था, सब कुछ बताओ। लेकिन इस बार बीच में रुक गए तो सीधे यमराज के घर चले जाओगे, याद रखना। उसकी बात सुनकर वे चारों और भी ज्यादा डर गए। वे चारों ने एक दूसरे को देखकर उनमें से एक आदमी ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, वो महेश कश्यप ने कहा था कि उस लड़की की दिल निकालकर उसे सौंपना था, जिसके लिए हमें मुंह मांगी पैसे भी दिए थे। इतना कहकर वो आदमी हिचकिचाने लगा, लेकिन वो भूल गया था थी बोलने से पहले तेजवीर ने क्या वार्निंग दी थी। तभी पूरे कमरे में एक गोली की आवाज गूंज उठी। वे तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अपने एक साथी को मरता हुआ देख उनकी सांसें भी अटक गई। वो मरा हुआ आदमी के बगल में बैठा दूसरा आदमी ने जल्दी जल्दी से बोलना शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ, महेश कश्यप ने हम लोगों को ये कहा था कि उस लड़की की हॉट सर्जरी करके उसका हॉट को उसको सौंपना था, ताकि उसकी छोटी बेटी की ऑपरेशन हो सके। इतना कहकर वो चुप हो गया। वही जब तेजवीर ने ये सुना उसका दिल बैठ गया, मानो उसका सारा दुनिया उजाड़ गया हो। वैसे तेजवीर को पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये पता चला कि ऐसा ही होने वाला था, ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा था। अंदाजा लगाना और हकीकत में होना बहुत फर्क तो होता ही है। तेजवीर को इतना सुना ही था कि वहां से उठते हुए क्रॉस का इशारा करते हुए उस चैम्बर से बाहर चला गया। जैसे तेजवीर कमरे से बाहर आया, उस कामे में से दोबारा गोलियां चलने की आवाज आने लगी। तेजवीर तीसरे डेथ ऑफ चैम्बर की ओर जाने लगा। उसके साथ साथ एडेन और राघव भी आ रहे थे। तभी तेजवीर की फोन बजने लगा। तेजवीर तुरंत अपनी मोबाइल को निकलकर स्क्रीन के ऊपर देखने लगा। ये गौतमी का कॉल था। ये देखकर बिना देरी किए कॉल को उठा लिया। हेलो मॉम, बेटा तेज बानी को होश आ गया है, तुम कब तक आ रहे हो? गौतमी सवाल करते हुए बोली। अपनी माँ की बातें सुनकर तेजवीर तुरंत वहां से निकलते हुए कहा, जी मॉम, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, कहकर कॉल काट दिया। राघव की ओर देखते हुए कहा, राघव, एडेन न्यू टीम बनाई थी, उसका फाइल लेकर आ जाना और आगे क्या करना है तुझे पता है? यस बॉस, राघव ने कहा। बिना देरी किए तेजवीर अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तेजवीर लगभग 10 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच गया और जल्दी से गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। एक पल देरी किए बगैर वो जल्द से जल्द बानी के पास जाना चाहता था। इसके लिए उसका दिल कितना बेचैन हो रहा था ये तो बस वही जानता था। यहाँ वार्ड में बानी के पास दामोदर, कविता, गौतमी, अरुणिमा, दीपेंद्र बैठे हुए थे। बानी को तो होश आ गया था, लेकिन बात करने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। फिर भी घर के सभी सदस्य बानी से बातें करते हुए उसको थोड़ा अच्छा फील करवाने लगे थे, ताकि वो कुछ बुरा ना सोचे। और हुआ भी ऐसा ही। घर वालों से बातें करते हुए उसे याद ही नहीं रहा था कि एक दिन पहले उसका कोई किडनैप हुआ था। घर वालों की बातें सुनकर बीच बीच में हंस भी रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। जब सबने उस ओर देखा तो सामने तेजवीर खड़ा हुआ था। वो सीधे अंदर आ गया। उसका एक हाथ ट्राउजर के जेब में था। उसके चेहरे पर कठोर के अलावा और कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद भी उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तेजवीर को आता हुआ देख सभी लोग बानी से बड़े ही प्यार से बातें करके उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। लेकिन कविता और दामोदर दोनों तेजवीर के पास आकर कविता बोली,
तेज, बानी बेटा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गई तो तुम उसे ओल्ड मैंशन में ले आना, वो वहां अपने परिवार में रहेगी तो वो अच्छा महसूस करेगी। अकेले रहना सही नहीं है, तुम काम पर बिजी रहते हो और उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। ठीक है दादी माँ, तेजवीर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा। दामोदर और कविता दोनों एक साथ तेज को आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। उन दोनों को जाने के बाद पूरे कमरे में शांति पसर गई। मिस्टर दामोदर और कविता वहां से जाने के बाद तेजवीर बानी की तरफ देखने लगा। बानी अपनी अपनी कमजोर चेहरे के साथ उसे ही देख रही थी। दोनों तरफ से शांति पसरी हुई थी। तेजवीर धीरे से चल के बानी के पास रखी हुई चेयर के ऊपर बैठ गया। वही जनता था कि बानी को इस हालत में देखकर उसका दिल कितना दर्द कर रहा था। वो बस बानी के कमजोर पड़ी चेहरे को देखे जा रहा था। तेजवीर को ऐसे देखते हुए पाकर बानी अपनी कमजोर आवाज में बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तेजवीर अपनी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं। कुछ पल खामोशी के बाद तेजवीर आगे कहा, वैफी, मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहना। जो कोई भी बात है तो मुझे कहो। सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इतना कहकर वो बानी की आंखों में देखने लगा। बानी भी उसकी आंखों में देखने लगी। वो अच्छी तरह से समझ रही थी कि तेजवीर उससे क्या कहना चाह रहा है। उसकी आंखों में भी नमी उतर आई। अपनी धीमी कमजोर आवाज में बोली, हबी, मैं भी आपको खोना नहीं चाहती, और ये भी सच है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर बानी चुप हो गई। उसका गला सूखने के वजह से उसके मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकल रही थी। तेजवीर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, तुम पहले ठीक हो जाओ, बाद में हम बात करेंगे। थोड़ा पानी पियोगी? बानी तेजवीर की ओर देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। तेजवीर उसके माथे पर किस करके टेबल के पास जाकर एक गिलास पानी लेकर आया। बानी को बड़े ही ध्यान से पानी को पिलाने लगा। पानी पीने के बाद तेजवीर उसे सुलाने के लिए बेड को थोड़ा नीचे बेंड करने लगा। तभी बानी बोली, नहीं, मुझे बैठना है, आपके से साथ बैठकर बातें भी करनी है। ये सुनकर तेजवीर फिर से बेड को ऊपर की ओर करने लगा ताकि बैठने में सहज हो। तेजवीर बानी को सही से बिठाकर वो भी उसके बगल में बैठ गया। इस वक्त उसके मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे। धीरे से बानी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम कुछ बात करना चाहती थी। तेजवीर की बातें सुनकर बानी अंदर ही अंदर झिझक रही थी, फिर भी मन को शांत करते हुए बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वो मैं ये कह रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ नहीं खाया है। उसकी बात सुनकर तेजवीर बिना देरी किए अपनी मोबाइल निकालकर एक एक मैसेज टाइप करके रख दिया। पूरे कमरे में शांति पसरी हुई थी। बानी अभी भी तेजवीर को ही देख रही थी। तेजवीर बीच बीच में अपनी मोबाइल में मेल चेक रहा था। उसे अपनी ऊपर किसी की नजर तपती हुई देखकर वो अपनी नजरें उठाकर देखा। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तेजवीर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा। बानी एक गहरी सांस लेकर कहा, हबी, आई एम सॉरी। सॉरी, किस बात के लिए? तेजवीर ने पूछा। बानी ने अपनी गले को ठीक करते हुए बोली, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए। उसको ऐसे कहता हुआ देख तेजवीर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस एक टक उसे ही देखने लगा और बानी को आगे कहने का इंतजार करने लगा। बानी कुछ कहती उसे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला राघव खाना लेकर अंदर आ गया। तेजवीर राघव के हाथ से लाया हुआ खाना लेकर वहीं पर रखी हुई छोटे से टेबल पर रख दिया। राघव पहले ही कमरे से बाहर चला गया था। तेजवीर बानी के लिए खाना एक प्लेट में निकालकर उसके पास ले आया। कुछ घंटे बाद तेजवीर बानी को खाना खिलाने के बाद उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। तुम आराम करो, मैं थोड़ा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, कहकर वार्ड के कमरे से बाहर चला गया। बानी बस उसे जाता हुआ देख पा रही थी। बानी छत को देखती हुई सोचने लगी। उसे याद आ गया था कि उसकी किडनैप किसने की थी और क्यों की थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक टक छत को देखे जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद वार्ड का कमरा खुला। तेजवीर अंदर आया और देखा कि बानी आंखें बंद करके सोई हुई है। बिना उसे डिस्टर्ब किए जाकर सोफे पर बैठ गया। यहाँ कश्यप परिवार में जो किडनैप की इंसिडेंट होकर 4 दिन बीत गए थे, लेकिन तेजवीर को अभी तक कोई भी एक्शन ना लेता देखकर महेश और उसका परिवार अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। रूपाली ने कहा, देखा महेश, मैंने कहा था ना कि तेजवीर या बानी को किसी को भी शक नहीं होगा। देखा, किसी को भी शक नहीं हुआ है, वरना अब तक तो हमारा जीना खत्म हो जाता। हाँ रूपाली, तुम ठीक कह रही हो, फिर भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि भले ही 4 दिन बीत गए हो लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और अब कुछ दिन तक हमें चुप रहना होगा ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। इस बार तेजवीर को पता चल गया तो हमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
इसलिए कुछ दिन तक चुप रहना ही अच्छा होगा। महेश अपनी चाय का एक सिप लेते हुए कहा। उसकी बातों पर रूपाली कुछ सोचते हुए बोली, पर महेश हमारी निम्मी का क्या होगा? ये सोचकर महेश ने कहा, डॉक्टर ने कहा है निम्मी के पास और 6 महीने हैं, इन्हीं बीच हमें और मौका मिलेगा बानी पर वार करने के लिए, तब तक हमें शांत रहना होगा। उसकी बातों पर रूपाली हाँ में सिर हिला दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर बानी को चेकअप कर रहा था। रिपोर्ट में सब नॉर्मल देखकर तेजवीर से कहा, मिस्टर सिंह, रिपोर्ट में सब ठीक है और मिसेस सिंह भी ठीक है, आप डिस्चार्ज करवा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर तेजवीर हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर कमरे से बाहर जाते ही एक नर्स आकर डिस्चार्ज पेपर्स की सारी तैयारी करने लग गई। कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज पेपर पर तेजवीर के साइन लेकर वार्ड से बाहर चली गई। वही बानी अपना कपड़ा चेंज करने वॉशरूम में चली गई। बानी को जाते ही तेजवीर अपना फोन निकालकर कॉल करने लगा। कुछ देर तक बात होने के बाद कॉल काट दिया। तब तक बानी भी अपना कपड़ा पहनकर बाहर आ चुकी थी। तेजवीर बानी के पास आते हुए कहा, चले? बानी भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल गए। तेजवीर बानी को लेकर घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल चुका था। उनकी गाड़ी रोड पर आगे बढ़ रही थी। तेजवीर और बानी के बीच अभी भी खामोशी छाई हुई थी। बानी खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी, तो वही तेजवीर अपनी मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। बानी बाहर की तौर से शांत तो लग रही थी, लेकिन उसके अंदर से कितना बड़ा तूफान उमड़ रहा था बस वही जानती थी। बानी अपनी ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर कुछ हलचल हो रहा है। वो कुछ समझ पाती कुछ ज्यादा ही कमर पर हलचल होने वजह से वो एकदम से उछल गई, लेकिन चलती गाड़ी में उछलने की वजह से वो सीट के नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथ उसके कमर से पकड़कर अपनी बाहों में समा लिया। अब बानी तेजवीर के गोद में आ गई थी। क्या तेज आप भी? ऐसा कौन करता है? बानी थोड़ा नाराज होते हुए बोली। उसकी बात पर तेजवीर ने कहा, अरे मैंने क्या किया? मैं तो बस अपने बाहों में लेकर बैठना चाहता था, लेकिन पता नहीं तुम किस सोच में डूबी हुई थी। ये बात तेजवीर ने बानी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा था, और बानी भी समझ गई थी कि ये सब तेज उसका मूड अच्छा कर हेडने के लिए किया था। वो भी तेजवीर के सीने से लगकर कुछ पल तक ऐसे ही बैठी रही। अब दोनों को एक सुकून सा लग रहा था। तब तक तेजवीर का विला भी आ गया था। गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। ये देखकर बानी तेजवीर के गोद से उतरने को हुई, लेकिन तेजवीर उसे कसकर पकड़ लिया। ये देखकर बानी तेजवीर को ही देखने लगी। तेजवीर बानी को लेकर विला के अंदर चला आया। बानी तेजवीर के गले में अपना दोनों बाहें डाले उसे ही देख रही थी। लो, दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। तेजवीर उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम थोड़ी देर तक आराम करो। ये कहकर तेजवीर मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी अचानक बानी तेजवीर की हाथ को कसकर पकड़ी और बड़े ही मासूमियत से बोली, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाने लगे? ये सुन पहले तो तेजवीर एक नजर बानी को देखा, फिर उसके पास आकर उसके बगल में बैठ गया। बानी अभी भी तेजवीर को ही देखे जा रही थी। तेज बानी की हाथ को धीरे से पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम नहीं जानती बानी। मैं चाहता हूं तुम आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ, समझी? मुझे कुछ काम आ गया है, 1 घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है? तेजवीर की बातें सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, बस एक टक तेजवीर को ही देखे जा रही थी। तेजवीर भी बानी को ही देख रहा था और जल्दी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। बानी बस उसे जाते हुए देख रही थी। तेजवीर को जाने के बाद बानी आंखें बंद करके लेट गई। यहां तेजवीर गाड़ी में बैठकर अपने विला से निकल गया। दूसरी तरफ एक सुनसान अड्डे पर राघव कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था। उसके सामने वही लोग थे जो पिछले दिन बानी को किडनैप करके उसे एक सुनसान खंडहर जैसे दिखने वाली जगह पर ले आए थे। उन चारों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया था। उन किडनैपर्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था ये वही लोग थे जो बानी को किडनैप करके उसे जान से मार डालने की प्लानिंग बनाई थी। कुछ ही पल में तेजवीर भी पहुंच गया। तेजवीर को आता देख सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। जब उन्होंने अपनी कमजोरी आंखों से तेजवीर के चेहरे को देखा तो और भी ज्यादा वो लोग डर के मारे उनकी हालत मरने जैसे हो गई थी। राघव ने देखा कि उनके बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो तुरंत समझ गया अब क्या होने वाला है। तेजवीर अपने शर्ट का स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए सामने से आ रहा था। बिना किसी से कुछ कहे अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। राघव के साथ साथ बाकी सभी बॉडीगार्ड्स भी अपने बॉस का इशारा समझ गए। एक बॉडीगार्ड जल्दी से एक रोड लाकर तेज के हाथ में दे दिया और एक पल बिना गनवाए सबके ऊपर रोड की बारिश करना शुरू कर दिया। नीचे जमीन पर पड़े किडनैपर्स की हालत और भी ज्यादा बद से बदतर होती चली गई।
उनकी चीखें हर तरह फैल तो रही थी लेकिन सुनने वाला नहीं था। वो लोग इतना तो समझ गए, आज पक्का उनकी मौत होने वाली है। सामने खड़ा इंसान उन लोगों को साक्षात यमराज ही दिख रहा था। तेजवीर गुस्से में जबड़े भींचते हुए बुदबुदाया, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को हाथ लगाया। इतना कहते ही जोर से चिल्लाते हुए पूछा, बता, ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि एक पल के लिए तो राघव भी हैरान हो गया, बॉडीगार्ड्स भी चौंक गए। वही उन किडनैपर्स की तो क्या ही कहना, उनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर गए ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तेज की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, मानो खून ही जमा हो। लेकर आओ उसे, तेजवीर गुस्से में चिल्लाया। राघव के साथ साथ बॉडीगार्ड भी समझ गए। 4-5 बॉडीगार्ड्स जल्दी से वहां से निकल गए और कुछ मिनटों के बाद एक मोटा लेकिन बड़ा लंबा सा जंजीर को खींचते हुए चले आ रहे थे। सबके कानों में जैसे ही ये चर चर खींचने की आवाज आने लगी, सबका दिल जोरों से धड़कने लगे थे। वो लोग खून से लथपथ होने के बावजूद भी अभी भी होश में थे। बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर सामने देखने की कोशिश करने लगे। इस वक्त अंधेरा होने के वजह से वहां का नजारा ठीक से दिखाई दे नहीं रहा था, जिसे ये बता पाना मुश्किल था कि आखिर वहां हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। कोई कुछ कहता या समझ पता, तभी एक जोरदार गरजने की आवाज आई।